10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपने चैरिटेबल ट्रस्ट में नेक्स्ट सेशन देखने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने अब तक जो देखा, मैं उसके बारे में आपको एक रिपीट कर दूं, हल्का सा एक समराइज कर दूं, ताकि वो चीजें दोबारा दिमाग में आपके सेट हो जाएं। सेक्शन 11 हम लोग देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं, और नेक्स्ट सेशन में भी 11 ही देखेंगे। तो सर इतना डिटेल में जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं बड़े बड़े सेशंस तो नहीं ले रहा, 30 to 35 40 मिनट्स के सेशन ले रहा हूं, ताकि आपको इजीली रिमाइंड करने में भी दिक्कत ना हो किसी चीज को। तो हम लोगों ने जो अब तक देखा कि ये इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। मैंने आपको ये बता दिया था, कॉर्पस फंड टैक्सेबल नहीं होता किसी भी ट्रस्ट का, या चैरिटेबल पर्पज या रिलीजियस पर्पजेस के लिए बनाया गया है तो। और इसके अलावा 15% का फ्लैट डिडक्शन बताया गया था, और मैंने कहा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसकी कोई इनकम है, तो जितना भी एप्लीकेशन होगा, जितना भी अप्लाई कर दी जाएगी, वो माफ है। 15% का छोड़ दो, वो फ्लैट डिडक्शन आपको मिल रही है, जनरल एग्जेम्पशन मिल रही है, तो आप 85% को अप्लाई करना है। ठीक है ना? ये 15% का यहाँ पर दिया है। इसी तरह मैंने आपको डी बताया था कि अगर कोई आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो वो भी आपका कॉपस का हिस्सा बन जाता है जी। ठीक है ना? वो टैक्सेबल नहीं होता। सेक्शन 12 में आप आराम से देखेंगे, बाकी सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 में देखेंगे कहां कहां इन्वेस्ट करना है। ये मैंने क्वेश्चन बता दिया था। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 मैंने कहा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है और उसकी कोई इनकम है, चाहे पूरी तरह से ट्रस्ट के पर्पजेस के लिए यूज होती हो, चाहे उसका पार्ट हिस्सा चैरिटेबल पर्पज के लिए यूज होता हो, तो उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्लॉज ए और बी के लिए कि 15% of the income which may be accumulated or set apart such voluntary as referred in section 12। मैंने कहा था सेक्शन 12 को हम लोग पढ़ लेंगे। लास्ट सेशन में भी मैंने इसको स्किप करवाया था, मैंने आपका फोकस यहां पर किया था सब एक्सप्लेनेशन का। पॉइंट नंबर 2 कि अगर 85% यूटिलाइज ना हो पाए, अगर 85% यूटिलाइज ना हो पाए, अप्लाई ना हो पाए इनकम का हिस्सा, तो कहा गया रीजन इसके दो हो सकते हैं। पहला कि इनकम आपको रिसीट ही नहीं हुई थी, एक्रूअल बेस पर आपने इनकम मान ली थी। दूसरा, मिल गई थी लेकिन लेट से मिली थी, बहुत कम समय बचा था, या कोई और आपके पास लॉजिक या आर्गुमेंट्स हो, तो उसके लिए कहा था कि जिस साल एक्चुअल में इनकम मिलेगी ए के लिए, उस साल और उसके अगले साल में आपको उसको यूज कर लेना है। अगर आप यूज नहीं कर पाते उसके अगले साल तक, तो 31 मार्च 2026 तक वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। ये देखिए प्रीवियस ईयर में याद होगा, ये सब बताया था। और अगर कोई और रीजन है, तो जिस साल ये इनकम ड्राइव हुई थी उसके अगले साल उसको आपको यूज कर लेना है। 23-24 में मिली थी, 24-25 तक आपको टाइम मिलता है, आप उसको यूज कर लेंगे। अगर नहीं करते तो 31 मार्च 25 तक आप उसका टैक्स देने के लिए तैयार रहें। ये भी याद आ गया होगा आपको, सारे पॉइंट ये खत्म हो गए। कहता है एक्सप्लेनेशन नंबर 2, फिर से याद करा देता हूं मैं हल्का सा, कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसने अपने किसी अमाउंट को किसी दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर किया है, 1023C में रजिस्टर्ड या 12AA में रजिस्टर्ड, तो उसको भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। लेकिन नहीं माना जाएगा अगर वो स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ दिया जाता है, कॉपस ऑफ द फंड बना करके ट्रांसफर किया जाता है, तो नहीं माना जाएगा एप्लीकेशन। इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया था पूरा डिटेल में। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 की बात करते हैं। कहा गया कि ट्रस्ट के ऊपर भी सेक्शन 40A 3A, सेक्शन 40A 1A, सेक्शन 40A 3A के भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। पहला वाला कहता है कि अगर टीडीएस का रिक्वायरमेंट था और टीडीएस नहीं काटा, तो 30% का उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। 40A 3A का सबसेक्शन सब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर 10,000 रुपए से अधिक का पेमेंट है, 10,000 रुपए से अधिक का पेमेंट है, तो उसको हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। देखिए कहा गया, अगर मान लीजिए किसी को 10,000 रुपए से अधिक का पेमेंट करना है, लेकिन इस साल एक्रूवल के बेसिस पर हमने उसकी डिडक्शन ले ली, क्योंकि मैंने उससे उधार माल खरीदा था, मैंने मान लेते हैं मैंने किसी की सर्विसेज ली, उधार ली,
और अगले सेक्शन से ईयर में मैंने जाकर उसको पेमेंट किया, लेकिन वो 10,000 से ज्यादा था, मुझे 10,000 तक अलाउड था, पिछले साल मुझे उसकी डिडक्शन मिल चुकी थी, अब अगले साल मैं 10,000 से अधिक का पेमेंट उसको कर रहा हूं, कैश में कर रहा हूं, तो उस साल की वो इनकम मान ली जाएगी अदर सोर्सेज में। याद आ गया होगा आपको। एक्सप्लेनेशन नंबर 3A कहता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है या इंस्टीट्यूशन है और उसमें कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई और नोटिफाइड प्लेस है, उनको कोई अमाउंट में रिसीव होता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी कि किसी रिनोवेशन करने के लिए या रिपेयर वगैरह करने के लिए, तो उसको उसी में ही यूज करना है जिस पर्पस के लिए उनको लिया गया था। हाँ या ना, किसी दूसरे पर्सन को डोनेट करने में नहीं लगा सकते, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर वो अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं तो 11(5) में उसका यूज कर लें। हाँ या ना, ये भी याद होगा आपको। एक्सप्लेनेशन नंबर 3B मैंने बताया था अगर कोई ये 3A के ऊपर ही ये बना हुआ था, ठीक है, छोड़ दें कि जिस साल ये वायलेशन होगा उस साल उसकी इनकम मान ली जाएगी, छोड़ देते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 की बात करते हैं कि अगर लोन और बोरोइंग कोई लिया गया है और उसमें से कोई एप्लीकेशन किया गया है तो उसको एप्लीकेशन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उस लोन का या बोरोइंग का रीपेमेंट ना हो जाए। अगर पिछले साल कोई लॉस हुआ था उसको इस साल आप ला करके एडजस्ट करके उसको आप एप्लीकेशन नहीं मान सकते। याद आ गया होगा। चलिए, रिवीजन हो गया पूरा का पूरा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 सबसेक्शन 1A के बारे में। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है और आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, आपके पास कैपिटल गेन अराइज हुआ, ठीक। आपने जो सेल किया उस सेल वैल्यू या ट्रांसफर वैल्यू में से सेल्स एक्सपेंसेस माइनस कर लें या ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कर लें, तो ये आ जाता है नेट ट्रांसफर। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, वैसे ये नेट ट्रांसफर कहलाएगा। जी सर। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मान लेते हैं आपने यहां पर लिखा नेट ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हो गया आपका कैपिटल गेन। तो मान लेते हैं 5 लाख रुपए की नेट ट्रांसफर है और 2 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अब आपके हाथ में कैपिटल गेन अराइज हुआ 3 लाख। अब मैंने इस 3 लाख को न्यू प्रॉपर्टी परचेस करने में, न्यू कैपिटल एसेट परचेस करने में मैंने खर्च कर दी, अप्लाई कर दी, यूज कर दी। तो बताओ क्या इसका एग्जेम्पशन मिलेगा? अब मैं बताता हूं, ये दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन सेक्शन 11 सबसेक्शन 1A में कि अगर इस तरह की प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करते हैं और न्यू प्रॉपर्टी, जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था पुराने वाले का 2 लाख और नेट ट्रांसफर वैल्यू थी आपकी 5 लाख और न्यू प्रॉपर्टी हो सकता है आप खरीद रहे हो 6 लाख की। तो इसका मतलब ये कि जो हमारा कॉस्ट का हिस्सा था वो, इसका मतलब ये कि हमने जो कैपिटल गेन अर्न किया था वो, ये पूरा पूरा तो मैंने ट्रांसफर कर ही दिया, अप्लाई कर ही दिया। इसके अलावा भी मैंने अपनी जेब से 1 लाख रुपए लगा दिया। देखो ना, मैंने नई प्रॉपर्टी खरीदने में कितना रुपया लगा दिया? 6 लाख। इसका मतलब जो पुरानी प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कॉस्ट थी उसको तो लगाया, जो हमने पुरानी प्रॉपर्टी को बेच करके जो कमाया था उसको भी पूरा पूरा लगा दिया। अरे मारो गोली उसको, उसके ऊपर से भी 1 लाख रुपए लगा दिया। तो भैया आपको जितना भी कैपिटल गेन हुआ है ना, पूरा माफ है। अगर है केस आपका 2 लाख का और नेट ट्रांसफर है 5 लाख रुपए का, चलो 5 लाख रुपए का, कैपिटल गेन है 3 लाख रुपए का और आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी है 5 लाख की। बात वही हुई ना कि 2 लाख तो अपनी कॉस्ट को तो खर्च किया ही किया, अप्लाई किया ही किया, जो कमाया था वो भी मैंने न्यू प्रॉपर्टी में लगा दिया, दोनों मिलाकर लगा दिया। तो भैया पूरा का पूरा माफ है। मेरे पास 2 लाख की पुरानी एसेट की कॉस्ट तो है ही है, मैंने ये ट्रांसफर किया था
मेरे पास जो कैपिटल गेन आया वो इतना था और मैंने नई प्रॉपर्टी खरीदी 4 लाख रुपए की। तो सबसे पहले ये मान लो कि पुरानी वाली आपने जो पुरानी एसेट थी उसको आपने अप्लाई कर दिया, उसके पूरे पैसे को अप्लाई कर दिया, साथ साथ इसमें से केवल 2 लाख रुपए अप्लाई किया, 1 लाख रुपए आपका माफ नहीं होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। जी जी सर, जरा देखें, एक ट्रस्ट है, उसके पास एक कैपिटल एसेट है जो कि पूरी तरह चैरिटेबल पर्पस में यूज होती है। द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड एंड द कैपिटल गेन। सेल कंसीडरेशन कितना है? 980, जिसमें से ट्रांसफर एक्सपेंसेस हैं 20, तो नेट कंसीडरेशन या नेट कंसीडरेशन लिख लो ना, नेट कंसीडरेशन हो गया 960। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 6 लाख रुपए की और कैपिटल गेन हुआ है 360 का। नई एसेट जो खरीद रहे हैं वो हम खरीद रहे हैं 10 की। तो हमारे पास जो पुरानी एसेट है उसका पैसा तो हमने इस 10 लाख में लगा ही दिया, साथ साथ 360 भी जो कैपिटल गेन कमाया था वो भी लगा दिया, तो 960 वो लगाया, ऊपर से 40,000 अपनी जेब से लगाया। तो भैया जितना भी कैपिटल गेन आपने कमाया ना पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। जितना भी कैपिटल गेन आपने कमाया ना ये वाला पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। मान लो हमने केवल न्यू प्रॉपर्टी जो बाई की है वो 960 की बाई की है, तो इसका मतलब जो कैपिटल गेन था वो तो मैंने ट्रांसफर कर, जो मेरी प्रॉपर्टी ओरिजिनल कॉस्ट थी वो तो मैंने ट्रांसफर कर ही दी 6 लाख की, उसके ऊपर 3,60,000 का कैपिटल गेन भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो पूरा का पूरा मैंने एग्जेम्पशन ले लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे पास कैपिटल गेन 360 था, ओरिजिनल एसेट 6 लाख है, मैंने ट्रांसफर किया केवल 9 लाख रुपए न्यू एसेट्स में। तो 9 लाख रुपए में से 6 लाख तो पुरानी एसेट्स का पैसा आपने यूज किया होगा, अप्लाई किया होगा, वो 6 लाख आपका माफ हो जाएगा, बचेगा 3 लाख। 3 लाख कहां से अप्लाई किया आपने? उस 3,60,000 की कैपिटल गेन से 60,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा, 3 लाख माफ हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने 7 लाख रुपए केवल इन्वेस्ट किया है तो 6 लाख पुराना वाला और 1 लाख नया कैपिटल गेन में से, तो वही 1 लाख माफ होगा कैपिटल गेन से लगाया गया बाकी आपका 2,60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, नई एसेट खरीदी मैंने 6 लाख की, पुरानी एसेट्स की कीमत थी 6 लाख, तो कैपिटल गेन आपका पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। नई एसेट्स है 5 लाख, पुरानी एसेट थी 6 लाख, तो भैया आपको कोई माफी नहीं मिलेगी, पूरे पूरे कैपिटल गेन पर टैक्स तब भी देना पड़ेगा। अब तो समझ में आ गया कि ये कहानी क्या बोलती है, सारी चीजें मैंने करवा दी, कुछ भी नहीं बचा। तो सेक्शन 11 सेक्शन 1A इज ओवर नाउ, बहुत ही आसान था। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1B, देखिए अब तेजी से चल रहा है, हाँ या ना? आकर के हमारी तेजी कहाँ रुकेगी? 11 सब सेक्शन 5 पर, जहां पर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट हम लोग को स्टडी करने, वो हम लोग आज के सेशन में नहीं करने वाले, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। कहता है अगर कोई इनकम है, हाँ या ना, और उसको यूज नहीं किया गया है चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए इंडिया में, देन सच इनकम शैल बी डीम्ड। अच्छा, ये तो हम पढ़ा चुके हैं आपको ना, उस प्रीवियस ईयर में फॉलोइंग, ये पढ़ा चुके हैं। जिस साल वो इनकम मिली थी, ये आंसर आज भी आकर मैंने रिवीजन करवा दिया था, ये वाला आज भी आकर करवा दिया था, सेम वही चीज है। तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 भी आपको मैंने पढ़ा दिया है, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी डन। आप केवल रीडिंग मार लेंगे किस साल वो टैक्सेबल होगा। अच्छा, सेक्शन 11 सब सेक्शन 2, 11 1A भी खत्म, 11 1B भी खत्म। 11 सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर हमने 85% ऑफ द इनकम अप्लाई नहीं की या डीम टू हैव नॉट बीन अप्लाई, हाँ या ना, but is accumulated or set apart, such income so accumulated or set apart shall not be included in the total income if the following condition all are satisfied। नहीं समझ में आया? मैंने आपको ये पहले भी हिंट दिया हुआ है, ये कुछ इसके डिटेल को बता रहा है कि मान लीजिए 15% तो फ्लैट डिडक्शन है। नाउ I was under an obligation to apply 85% of the total income which I have, but due to some circumstances I applied only 75% or 80%, which is below 85%. Now what should we do? Whether the rest of the amount of income shall be charged to tax according to our question which we have solved in our first session. In our second session, yes, it shall be charged to tax. जैसे दिखा देते हैं, आप फिर नहीं तो बीमार हो जाएंगे, सर कब पढ़ा दिया था। ये देखिए ना,
3 लाख की टोटल इनकम है जिसमें 15% माफ हो गया, 255 के वैल्यू को 3 लाख की इनकम है, 45,000 हमारा माफ है, फ्लैट डिडक्शन है, 255 को हमको अप्लाई करना था, हम केवल 180 कर पाए, ये 75,000 शॉर्ट अप्लाई हुआ, शॉर्ट हो गया, यानी कि अप्लाई नहीं कर पाए। तो इस 75,000 को क्या करेंगे सर, टैक्स लगा देंगे। लेकिन अब जो कहता है सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 कहता है मत लगाओ ना टैक्स, अगर ये सारी कंडीशन हो गई तो उस 75,000 को भी माफ करो। क्या बोलता कि उस 75,000 को भी माफ कर दो, क्या बोलता रे, कहता वो 75,000 भी माफ करो अगर ऐसा पर्सन एक ऐसा स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब्ड मैनर में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में असेसिंग ऑफिसर को अपने पर्पसेस बता देता है कि जो पैसा बचा हुआ है उसको हमने एक्यूमुलेट और सेट अपार्ट कर दिया है 5 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 5 साल तक का उसको मौका मिलेगा, यानी कि जो 85% के अंदर का जो वैल्यू है ना उसको हम 5 साल के लिए सेट अपार्ट और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो हम लोग सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 में देखें। अब बात समझ में आई? अच्छा, द मनी सो एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट इज इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड, यानी 85% से बिलो का भी अगर कोई पैसा बच जाता है, अप्लाई नहीं हो पाया, तो वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट बशर्ते सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 की कंडीशन सारी कंडीशंस पूरी हो जाएं। पहला, प्रेस्क्राइब फॉर्म, प्रेस्क्राइब मैनर, असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन देगा, पर्पसेस बताएगा और कहेगा हम ये पैसा इस पर्पस के लिए सेट अपार्ट और एक्यूमुलेट कर रहे हैं, 5 साल से आगे का नहीं होगा, चिंता ना करें। द स्टेटमेंट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए, रिटर्न दाखिल करने के पहले उसको बताना पड़ेगा, ये जो ऊपर वाला है ना ए, इसको रिटर्न दाखिल करने का बस 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 हो गया 11 सेक्शन 2 इज ओवर नाउ। क्या बचा इसमें? और ये मैंने आपको तो हिंट पहले ही दे रखा था, इस चीज का तो हिंट मैंने पहले ही दे रखा है ना आपको। वो अब सारी चीजें सामने आ रही हैं सेक्शन वाइज, सब सेक्शन वाइज या एक्सप्लेनेशन वाइज। ये चलिए बाद में देखेंगे, नहीं तो अभी आपको कंफ्यूज कर देगा। आज का जो लास्ट पॉइंट है, अच्छा लास्ट तक आ भी गए जी, 11 सब सेक्शन 3, 11 1A देख लिया, 11 1B देख लिया, 11 2 भी देख लिया, 11 3 की बात करते हैं। इलेवन सबसेक्शन 2 में जो लिखा है, अभी देखा ना 85% से कम वाला, कि अगर any income which is applied to purposes other than charitable as aforesaid or ceases to be accumulated or set apart for application thereto। अच्छा, यानी टाइम बीत गया या उसका एप्लीकेशन किसी ऐसी चीज के लिए किया गया जिसका एप्लीकेशन बार्ड था, यानी कि मना था, या उस पर्पस के लिए हमको नहीं करना था, या हमने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं जो मुझे करना था। ये कंडीशन पूरी करनी थी ना। पहला कि चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करना था, पहली गलती हो गई, नहीं यूज कर पाए चैरिटेबल पर्पस के लिए, हाँ या ना। दूसरा 11.5 में इन्वेस्ट करना था, कहता है नहीं कर पाए, अभी भी इन्वेस्ट करना बाकी है, डिपॉजिट करना बाकी है, हाँ या ना। is not utilized for the purpose for which it is accumulated or set apart, हमने accumulate और set apart किया था जिस पर्पस के लिए 5 साल के लिए, 5 साल में हम उसका यूज नहीं कर पाए, वो समय बीत गया, हाँ या ना। और लास्ट कहता है कि अगर कोई इनकम है उसको किसी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को दे रखा है जो 1023C या 12A में रजिस्टर्ड है, उनको अगर हमने पे किया है तो उसको हम डीम टू बी द इनकम मानेंगे उस प्रीवियस ईयर का। आप मेरी बात समझें, हमने गलतियां कर दी, अब उस गलती की सजा तो मिलेगी। जो हमसे उम्मीद की जा रही थी आप आगे चलकर ऐसा काम करेंगे, आप चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, वी आर जस्ट रिलाइंग ऑन यू, रिलाइंग अपॉन यू, you have to do comply these type of requirements, and at the time of initial stage we did all the compliances but we didn't do the execution thereof properly, then what would be the consequences? The amount which we have misused or not used shall be charged to tax. Now in which year, in which previous year? Now the answer is 11 subsection 3. कहता है कोई भी ऐसी इनकम जो मैंने सेट अपार्ट या एक्यूमुलेट की थी उसको हम चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं रख पाए, नहीं दे पाए, कोई और यूज कर लिया, हमें 11 सबसेक्शन 5 में यूज करना था, हम नहीं कर पाए,
या 5 साल बीत गया था, पॉइंट नंबर ए वाला, 5 साल से अधिक के लिए नहीं कर सकते थे, तो 5 साल बीत गए, हम उसको अभी भी यूज नहीं कर पाए, या हमने कोई अमाउंट पे कर दिया है किसी ट्रस्ट को या इंस्टीट्यूशन को जो 12AA में या 1023C में रजिस्टर्ड है, तो उसको इनकम मान लिया जाएगा उस प्रीवियस ईयर में। अब पहले वाले के लिए बोल रहा है कि हमने उसको गलत तरीके से यूज कर लिया, तो जिस साल आप ऐसा गलत यूज करेंगे previous year mean in which it is applied for the purposes other than charitable or religious purposes, तो उस गलत पर्पस के लिए जिस साल यूज कर लिया उस साल उसको टैक्स लगा दो, टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। 5 साल 11(5) में हमको यूज करना था, तो जिस साल हमें उसको यूज कर लेना था नहीं यूज कर पाए तो वो टैक्सेबल हो जाएगा 11 सबसेक्शन 5 में, जब हम यूज नहीं कर पाए तो। या 5 साल बीत गया तो कहता है उसको यूज कर लेना था, 5 साल से ज्यादा का नहीं इन्वेस्ट करना था, इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर इट वाज सो एक्यूमुलेशन और सेट अपार्ट। मैंने 3 साल के लिए किया था, 3 साल खत्म हो गया, 5 साल के लिए था, 5 साल खत्म हो गया, छठवें साल प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट इज डोनेटेड, अगर मैंने ये पैसा गलत तरीके से किसी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को दे दिया है तो उसी साल टैक्स लग जाएगा जिस साल ऐसा पैसा दिया गया है। बस हो गया, ये भी सेक्शन खत्म हो गया। यानी अभी तक हम लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं देखा, ना पढ़ा, ना समझा आज के इस सेशन में जो ज्यादा आपको कंफ्यूज करे। जो कंफ्यूजन वाले सेशंस थे ना वो हम लोगों ने डन कर दिए। अब ये इत्मीनान से इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो कंसेप्ट्स आपके दिमाग में आ चुके हैं। देखिए ना, वो कहानी की तरह लग रहा होगा, अच्छा ऐसा पढ़ा था, देखो उसका कंसेक्वेंसेस, उसका रिजल्ट ये आया। चलिए ये भी बता ही देते हैं 11 सबसेक्शन 3A। नेक्स्ट सेशन में हम 4 भी बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम सीधे नेक्स्ट सेशन में 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कहता है कि सब सेक्शन 3 को भूल जाओ, जो अभी भी गलती किया है ऊपर ना, टैक्स लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, गलती करोगे टैक्स लगा देंगे। अरे फिर से एक मौका दिया है एसएससी को कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन किसी एसएससी के पास या उस ट्रस्ट के पास आ गई थी जो ये बताता है कि उसने वो पैसा इसलिए यूज नहीं कर पाया क्योंकि वो कुछ सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल थी। Any income invested cannot be applied for the purposes. AO may on an application made to him in this behalf, तो AO को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, हमने पैसे को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जैसा कि हमने कसम खाई थी, तो मैं चाहता हूं कि आप हमें ये परमिशन दें। तो AO कहता है AO can allow such person to apply such income for such other charitable or religious purposes in India, कि भैया तुम्हारे बस का नहीं है, तुम खुद कह रहे हो कि तुम ये पैसा उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाओगे, तुम खुद कह रहे हो, तुमने पहले कसम खाई थी, अब तो हम टैक्स लगाने जा रहे हैं, और फिर अब तुम कह रहे हो कि भैया मेरे कंट्रोल में ये सिचुएशन नहीं थी, मैं चाहता हूं ये पैसा मेरी तरह की कोई दूसरी ट्रस्ट को दे दिया जाए, वो आगे उसको यूज करेगी उस पर्पसेस के लिए, मेरे बस की बात नहीं है। तो अगर एसएससी ऐसा कहता है, ट्रस्ट ऐसा कहता है, तो भैया मान लिया जाएगा, अब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। हो गया ना। प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट इंक्लूड बिजनेस अंडरटेकिंग। तो अगर कोई ट्रस्ट है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में वो बिजनेस करता है और वो ये क्लेम करता है कि जो भी उस बिजनेस अंडरटेकिंग से इनकम आती है, हाँ या ना, मेरी बात ढंग से समझिए, जो भी उस बिजनेस अंडरटेकिंग से इनकम आती है shall not be included in the total income of the person receipt thereof. The AO shall have the power to determine the income of that undertaking. एक नॉर्मल असेसमेंट किया जाएगा, वो असेसिंग ऑफिसर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम पर, बिजनेस पर एक असेसमेंट करेगा, उसकी इनकम पता करेगा। मान लेते हैं वो इनकम आ गई 5 लाख रुपए। कितनी आई? 5 लाख रुपए। और एसएससी यानी चैरिटेबल ट्रस्ट ने डिक्लेयर किया हुआ था उससे रिलेटेड अंडरटेकिंग का 3 लाख, तो एक्सेस कितना हो गया? 2 लाख। तो कहता है सच एक्सेस शैल बी डीम्ड टू बी अप्लाइड टू पर्पसेस अदर देन चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, उसको हम टैक्सेबल कर लेंगे, बात खत्म, हो गया काम खत्म, खत्म। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो हमें नहीं लगता कि आज का सेशन आपको कुछ टफ लगा होगा, लेकिन हाँ बहुत तेजी से आगे भी बढ़े। एक सेशन हम आपका और लेंगे 5 को कवर करवाने में, 6 और 7 को कवर करवाने में, बस एक सेशन। उसके बाद तो दन दनाते हुए आपके जो कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, बहुत तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए चाचा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।